कैपेसिटी ऑफ पार्टीज पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने माइनर के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, माइनर से आप अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। नेक्स्ट जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती माइनर के बाद, दैट इज अनसाउंड माइंड, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड बंदा कौन होता है? वो बंदा जो जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसकी सेंसेस जो है वो होशो हवास में नहीं है और वो एनालिसिस नहीं कर पाता कि ये चीज़ कॉमन आदमी की तरह मेरे हक में है या मेरे अगेंस्ट है। क्या है? अ पर्सन इज सेड टू बी साउंड माइंड इफ अनसाउंड माइंड होना चाहिए, हाँ sound mind if he is capable of understand and forming a rational judgment. जजमेंट मीन अंदाज़ा लगाना कि ये मेरे हक में है या मेरे अगेंस्ट है। रैशनल जजमेंट क्या होता है? जो आम आदमी की तरह सोचता है। फॉर एग्जांपल अगर ये मार्केट 10 रुपये का मिलता है तो मैं कहूँ ठीक है जी 10 रुपये का ही है, ये नहीं कहूँगा नहीं जी मैंने ये 50 में लेना है, ठीक है, दैट इज़ अनरैशनैलिटी, ठीक है। तो रैशनल क्या जो आम आदमी की तरह सोचता है, मीन मिनिमम रिसोर्सेज से मैक्सिमम बेनिफिट उठाने की कोशिश करता है, दैट इज नॉन एज रैशनल। अबाउट दी ऑब्जेक्ट, जो चीज़ जिस चीज़ का एग्रीमेंट हो रहा है या जो चीज़ डिस्कस हो रही है। अब इसकी वजह से अफेक्ट क्या आएगा एग्रीमेंट पे? एग्रीमेंट जो आप अनसाउंड माइंड से करेंगे, जो मीन यहाँ पे दो कंडीशंस है ना, एक तो अंडरस्टैंड कर सकता हो और जजमेंट दे सकता हो अपनी, जो नहीं दे सकता वो फिर क्या है? अनसाउंड माइंड है, ठीक है। और अगर आप अनसाउंड माइंड से एग्रीमेंट करते हैं तो वो एग्रीमेंट क्या कहलाएगा? वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा और कैन गेट बेनिफिट अंडर इट। अच्छा, अगर आप अनसाउंड माइंड बंदे से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसके फायदे के लिए है तो देन वो बेनिफिट वहां से रिसीव कर सकता है, उस पर किसी तरह की ऑब्लिगेशन नहीं आती। सेकेंड जो इस पे है, अब प्रूफ कौन करेगा कि ये अनसाउंड माइंड है या अनसाउंड माइंड नहीं है? दो तरह के बंदे हो सकते हैं ना, एक तो जो सबको पता है कि ये अनसाउंड माइंड है, ठीक है, सबको पता है, जनरली वो पागल है, हर एक बंदे को पता है। तो जो बंदा उससे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसको प्रूव करना पड़ेगा कि जब मैंने इससे कॉन्ट्रैक्ट किया था तो ये साउंड माइंड था, ठीक है, कि ये पागल नहीं था जिस टाइम मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट किया। और अगर ऐसा सिनेरियो है कि एक बंदा नॉर्मल इंसानों की तरह होता है लेकिन दरमियान में उसको कोई दौरा पड़ता है या किसी भी तरह का वो अनसाउंड माइंड हो जाता है, तो देन जो पार्टी इसको चैलेंज करेगी, चैलेंज ऑब्वियसली वही बंदा करेगा जो अनसाउंड माइंड होगा। वो कहेगा जी जिस टाइम मेरे से कॉन्ट्रैक्ट किया गया तब मेरी हालत ठीक नहीं थी। तो जब वो चैलेंज करेगा तो ऑब्वियसली प्रूफ भी उसी को करना पड़ेगा कि जिस टाइम मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया गया मैं नॉर्मल कंडीशन में नहीं था, ठीक है। तो ये दो पॉसिबल कंडीशन हो सकती है। थर्ड वन हमारे पास क्या है? डिस्क्वालीफाइड। पहला माइनर था जिससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, दूसरा अनसाउंड माइंड पर्सन और थर्ड वन जो है डिस्क्वालीफाइड पर्सन। डिस्क्वालीफाइड क्या है? वो लोग जिसको लॉ ने कहा है कि ये लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। उसमें सबसे पहले जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी है। जॉइंट स्टॉक का एक लॉ होता है जिसको हम मेमोरेंडम बोलते हैं। मेमोरेंडम प्लस उसके साथ आर्टिकल्स आ जाता है, उसमें उसके रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशन सारा कुछ लिखा होता है जिन चीज़ों के मुताल्लिक वो लेन देन या कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर उससे बाहर किसी भी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा, वो कंपनी नहीं कर सकती, ठीक है। उसके बाद डिप्लोमेटिक एजेंट, हमारे मुल्क के लोग गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव दूसरे ममालिक में जाते हैं और उनके रिप्रेजेंटेटिव हमारे मुल्क में आते हैं जो कि अपने हुकूमत का मौक़िफ़ जो हमारे मुल्क से लेन देन और जो भी आपस में डीलिंग जो नहीं है वो करते हैं, जिनको हम सफ़ीर वगैरह भी सिंपल वर्ड्स में कहते हैं, ठीक है। तो वो लोग डिप्लोमेटिक एजेंट्स कहलाते हैं। अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो दो तरह से, एक तो वो कॉन्ट्रैक्ट है जो वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में करते हैं। फॉर एग्जांपल अपने लिए फूड खरीदते हैं, अपने लिए कोई मकान, घर, राइश कुछ भी खरीदते हैं, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अगर वो ऑफिशियल जो क्या उसे बोलते हैं कैपेसिटी में ये सारा कुछ करें कि जी मैं अमेरिका का नुमाइंदा हूँ तो इसलिए जो है मुझे घर दे दें फ्री में, मैं जी फलां का रिप्रेजेंटेटिव हूँ तो मेरे लिए ये ऑफ़र कर दें, तो वो फिर क्या होगा? अनवैलिड होगा। इसी तरह अगर वो ऑफिशियल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई एक्ट करते हैं तो फिर वो उन पे लागू नहीं होगा बल्कि उनके पूरे मुल्क पे लागू होगा,
ठीक है। और इसी तरह जो है वो थर्ड वन हमारे पास क्या है, अलाइन एनिमी, कि आप अपने दुश्मन मुल्क के किसी बशिंदे से लेन देन करते हैं। सिंपल वर्ड में इसकी बेस्ट एग्जांपल है इस टाइम पाकिस्तान और इंडिया की, ठीक है। अगर आप इंडिया में किसी भी बंदे से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो परफॉर्मेबल नहीं है। चंद एक्सेप्शन ज़रूर है कि कई दफ़ा गवर्नमेंट जो है वो कुछ सब्जियाँ मंगवाने के लिए या कोई और, ये पिछली दफ़ा जो है वो नून लीग से मुतल्लिक जो खान साहब की हुकूमत है उसके बाद ये केस चला था कि उन्होंने वहाँ से पता नहीं क्या चीज़ इंपोर्ट की है, ठीक है। तो उसका कॉन्ट्रैक्ट वो एक्सेप्शन केस होते हैं, लेकिन नॉर्मल बंदा जो है वो ये कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या, इंसॉल्वेंट पर्सन, वो पर्सन जो कि जिसके पास जो है रिसोर्सेज नहीं है अपने डेट्स को पे करने के लिए, वो क्या कहलाता है, इंसॉल्वेंट या जो बैंकक्रप्ट बंदा कहलाता है। तो वो बंदा भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के, ठीक है। और लास्ट बात वो क्या है, कन्विक्ट, यानी कि जिसको कोर्ट ने किसी केस में भी कोई सज़ा दी हो, तो ड्यूरिंग सज़ा के टाइम पे, ठीक है, वो टाइम पीरियड जिसमें वो कैद में है या उसको सज़ा दी गई है, वो अपना ऑफिस जो है वो या वो कॉन्ट्रैक्ट लेन देन नहीं कर सकता। इसकी बेस्ट एग्जांपल पाकिस्तान में देखें तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो कोर्ट ने उसको जस्ट 30 सेकंड की जो है वो सज़ा दी थी। तो एक प्राइम मिनिस्टर सज़ा याफ्ता नहीं हो सकता, यानी कि प्राइम मिनिस्टर होते हुए उसको सज़ा नहीं दी जा सकती, तो उसको सज़ा देने की वजह से उसको नाअहल कर दिया गया, ठीक है। तो ये इसका 5वां केस है। ये आपका छोटा सा चैप्टर था। अब किसी को क्वेश्चन पूछ लें। थैंक यू वेरी मच।